नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला विद एसपी पर स्वागत है। हम लोग कैलकुलस को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। कैलकुलस के अंदर सबसे पहला टॉपिक है फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से हमारे सब टॉपिक होंगे इस बारे में। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के बारे में जानेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उनका बिहेवियर होता है। फिर हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट निकालेंगे। इसके बाद रिलेशन बताएंगे, रिलेशन क्या क्या होते हैं। फंक्शन बताएंगे, फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन जिसको हम जीआईएफ बोलते हैं, ये फंक्शन होते क्या हैं। इन फंक्शनों के हम आपको ग्राफ बना के डोमेन रेंज बताएंगे, इनकी डोमेन रेंज क्या होती है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्लासिफिकेशन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। इन फंक्शन के बारे में हम इनकी डेफिनेशन जानेंगे और ये वन वन फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। तो ये सब चीज़ हम आपको अच्छे से फंक्शन की डोमेन और रेंज किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, किसी भी गिवन कर्व का ट्रांसफॉर्म हम किसी दूसरे फॉर्म में कैसे करते हैं। जैसे बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो बाई इक्वल टू माइनस एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे। यदि बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दिया है तो बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स हम कैसे निकालेंगे। या बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो बाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स किस प्रकार से इसका हम कर्व बनाएंगे। तो कर्व बनाने के बारे में है हम आपको अच्छे से बताएंगे। फिर इवन और ऑड फंक्शन के बारे में जानेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लॉगरिथमेटिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इन सभी फंक्शनों के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको, इनकी डेफिनेशन बताएंगे, इनके ग्राफ बताएंगे, इनकी कंडीशन क्या होती है, किस प्रकार से इनको हम पहचानते हैं। ये सब हम फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आता है नंबर लाइन। किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है या कोई भी इनक्वालिटी होती है, उसको हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आया एक वेव कर्व मेथड। हम आपको बताएंगे किसी भी इनक्वालिटी को एक नंबर लाइन पर हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डोमेन रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग फंक्शन के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। कैलकुलस कंप्लीट कराने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, अलजेब्रा कराएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको हम फाइव और इस कर्व ब्रैकेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जब दो ए और बी अलग अलग सेट हों, उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी दोनों में कितनी है, एन ए इक्वल टू 4 और एन बी इक्वल टू 4। दोनों में क्या है, 4 4 हैं, इक्वल हैं, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट वो सेट कहलाता है जब दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं। जैसे x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू बी, बाई बिलोंग टू बी, बाई बिलोंग टू ए। ए क्या है, 1 2 3 है, बी क्या है, x, x बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, और x क्या है, लेस देन 4 है। तो x लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 तो आएंगे इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा हमारा
इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे ए सुपर सेट ऑफ बी, तो ए, इसमें जो ए है वो क्या है, सबसेट है, बी क्या है, सुपर सेट है। जिस तरफ ये ब्रैकेट ओपन होती है वो सेट क्या होता है, बड़ा होता है, ये वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको बोल दिया हमने क्या चीज़, बी को सुपर सेट, ए को क्या बोल दिया हमने, सबसेट बोल दिया। ये कुछ नोट याद रखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक जो सबसेट होता है वो स्वयं का क्या होता है, कोई भी सेट हुआ वो अपने आप का क्या होता है, एक सबसेट होता है। फाइव सबसेट ऑफ ए, फाइव जो है किसी न किसी, हर किसी सबसेट के अंदर होता है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट 2 की पावर n। किसी भी सबसेट के अंदर टोटल नंबर जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 क्या होंगे इसके अंदर, 8 नंबर ऑफ सबसेट होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट इज गिवन बाई 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, हम एक जो हमारे सबसेट होते हैं उन सबसेट में से क्या करते हैं, हम सिर्फ एक नंबर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है, हमारे लिए प्रॉपर सबसेट मिल जाता है। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट। जैसे कोई भी सबसेट दिया है ए बराबर 1 2 3, तो इसको हम किस प्रकार से, कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 है तो इसके अंदर 5 हो जाएगा। हमने बताया था आपको 5 क्या होता है, एक 5 होता है एक एम्प्टी सेट जो सबके अंदर होता है। फिर एक 1 को लिख लिया, अलग अलग कर लिया, 1 2 3, ठीक है। फिर दो दो को ले लिया, 1 2 2 3 1 3। फिर क्या किया हमने, 1 2 3 तीनों को एक साथ ले लिया, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट इज 8। तो टू द सेट ए हैविंग एन एलिमेंट देन पी इक्वल टू 2 की पावर n। तो पावर सेट क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। यदि ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसके जो पावर सेट हो जाएगा उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे। सेट ए 8 एलिमेंट पी इक्वल टू 2 की पावर 8। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे ए यूनियन इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी का यूनियन होल यूनियन सी के साथ होता है। ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। ए यूनियन यू के साथ में यू होता है। ए यूनियन ए के साथ क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी के साथ में ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन यू के साथ क्या होता है, ए होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका हम यूज करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे ए डेल बी, इसको इसका अंदर होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ए डैश यू माइनस ए, मतलब जैसे आपके बिना यू पूरे में से क्या करो, ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो सेट बचता है हमारा वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अभी होता है हमारे एन इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए यूनियन बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ए मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both product? Okay. मान लिया हमने एनयू कितना दिया, हमारे 1000 दिया हुआ है,
एन ए मान लिया 720 जो कंज्यूमर ए लाइक पसंद कर रहे हैं, एन बी 450 मान लिया जो बी कंज्यूमर कर रहे हैं। तुमसे पूछा है बोथ लीस्ट नंबर एन ए इंटरसेक्शन बी, हमसे इन दोनों का कॉमन पूछा गया है। तुम जानते हैं कि एन यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन यूनियन बी होता है। अभी हमने पढ़ा कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तुमने वैल्यू पुट कर दी 1720 प्लस 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, डेट इज एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 170 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आउट ऑफ 500 कार ऑनर 400 ओन्ड कार, 200 ऑनर्ड कार बी, 50 ऑनर्ड कार बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो क्या ये हमको डाटा गिवन है कि एन ए 400 है, एन बी 200 है, एन इंटरसेक्शन भी 50 है, तो एन यूनियन 500 दिया है। तो डाटा सही है गलत है? हम जानते हैं कि एन यू ग्रेटर देन एन ए यूनियन बी, एन यू 500 है, इसका फार्मूला लगाया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 400 प्लस 200 600 माइनस 50 550 500 500 कभी भी 550 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसलिए गिवन डाटा क्या है, रॉन्ग है। फिर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा पेयर जो सीक्वेंस के रूप में एक साथ दिया होता है पर्टिकुलर फॉर्म में, उससे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ए कॉमा बी क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी है, तो ए और सी और बी और डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी क्या होगा, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जैसे एक्स प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बराबर 3 कॉमा 1, फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है 3, इधर 3 के होंगे, आपस में बराबर होंगे। वाई माइनस 2 बराबर किसके होगा, 1 के होगा, तो वाई माइनस 2 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, टू नॉन रिपीटेड सेट ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ये कहलाती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है, तो ए या तो ए 5 होगा या तो बी 5 होगा। दूसरा एन इक्वल टू एम है, एन बी इक्वल टू एन है, तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा, एम इंटू एन होगा। ए क्रॉस ए बी सी, तो ए बी सी ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए बी सी आर कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ए इक्वल टू 1 कामा 2 है, बी इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 है, तो एन ए कामा बी कितना होंगे, ए के एलिमेंट 2 हैं, बी के 3 हैं, तो 2 इंटू 3 कितना हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार से ए की एलिमेंट 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट एक्स कामा वाई हैं, तो हमको ए क्रॉस बी क्रॉस ये फाइंड करना है। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का पहला क्या है 1, बी का क्या एक्स है, तो 1 कामा एक्स, फिर 1 कामा वाई, 2 कामा एक्स 2 कामा वाई, 3 कामा एक्स 3 कामा वाई। इसी प्रकार से बी कामा ए निकालेंगे तो एक्स कामा 1 वाई कामा 1, एक्स कामा 2 वाई कामा 2, और एक्स कामा 3 वाई कामा 3। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने क्या किया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई निकाल ली। ये इंपॉर्टेंट है कि ए और बी एनी टू इम्पीटी सेट हैं हैविंग पी और क्यू एलिमेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये कहलाता है 2 की पावर पी कॉमा 2 की पावर पी क्यू। यदि ए के एलिमेंट पी हैं, बी के एलिमेंट क्यू हैं, तो टोटल जो हमारे रिलेशन होते हैं वो 2 की पावर पी और क्यू होते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 कामा टी है, बी का सेट है वो 3 4 5 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो एन इक्वल टू 2, एन बी इक्वल टू 3, टोटल रिलेशन हो जाएंगे हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3 डेट इज 2 की पावर 6। अब हम जानते हैं रिलेशन कितने प्रकार से होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो स्वयं से क्या हो, रिलेटेड हो, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर रिफ्लेक्सिव कब होगा कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू आर। जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 है, आर की वैल्यू आर जो सेट दिया है वो क्या है 1 1 2 2 है, तो फाइंड करना है ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। अब ए के अंदर 1 2 3 है, तो ए का 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से सेट होना चाहिए,
क्या इसके अंदर ये तीनों सेट हैं? नहीं है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। तो 3 से नहीं होने के कारण आर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया कि खुद का ए के अंदर उपस्थित एलिमेंट का स्वयं से स्वयं के साथ जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ए बी बिलोंग टू आर, तो बी बी बिलोंग टू आर, तो ए एंड बी बिलोंग टू ए। यदि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ए की वैल्यू 2 3 4 है, उसमें R1 R2 पूछा है हमसे, सिमेट्रिक है नहीं है। पहले देखते हैं हम 2,3 बिलोंग टू R1, तो 3,2 बिलोंग टू R1 है, तो R1 क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम 2,3 3,2 है, 3,4 का क्या होगा 4,3, तो क्या 4,3 इस सेट में है? नहीं है। तो 4,3 इस सेट में नहीं है, तो R2 क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया कि 2,3 का रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक क्या होगा 3,2, इसमें प्रेजेंट है तो ये हो गया सिमेट्रिक। R2 में 2,3 का 3,2 प्रेजेंट है, लेकिन 3,4 का 4,3 प्रेजेंट न होने के कारण ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? यदि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होगा। जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो 2,2 और 2,3, तो 2 का 2 से हो गया और 2 का 3 से हो गया, तो 2 का भी 3 से रिलेशन होगा। 3 का 2 से है, 2 का 3 से, 3 का 3 से रिलेशन होगा। तो आप देख लीजिए 2,3 और 3,2 इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, तो ये रिलेशन कहलाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, एवरी इफ वन ऑफ द फेल इट इज नॉट इक्विवेलेंस। समझिए इसका मीनिंग हुआ यदि इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है रिलेशन, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, तो हमसे पूछा ये इक्विवेलेंस है नहीं है। पहले निकालेंगे रिफ्लेक्सिव, तो 1 2 3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से इसमें है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखिए 1,2 दिया है इसमें, तो 1,2 दिया, तो 2,1 इसके अंदर दिया है नहीं दिया है? नहीं दिया है, तब इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो इक्विवेलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। आप चेक करना चाहते तो देख लीजिए कि 1,2 का रिलेशन आर से है, 2,3 से आर से है, तो 1,3 का भी आर से होना चाहिए, इसमें दिया है नहीं दिया है, तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब करेक्ट प्रूव डेट आर ए बी डेट इज ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमको प्रूव करना है। हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं, जैसे आर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए नंबर है तो ए स्वयं से भी स्वयं से क्या होगा इक्वल दिया हुआ है ना, तो ये ए क्या करेगा इसमें रिलेशन में वेरी करेगा। सिमेट्रिक ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2,3 बिलोंग टू आर है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या 2 ग्रेटर देन 3 हो सकता है क्या? आप बताइए, इस बात को नहीं हो सकता ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव देख लीजिए, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ए सी भी सी से क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, और 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1 जो होगा वो 3 से भी लेस देन इक्वल टू होगा। तो ट्रांसिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यही हमको प्रूव करना था। दोस्तों अब हम जानते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। फंक्शनल मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है? यदि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उससे क्या कहते हैं? हम फंक्शन कहते हैं। जैसे सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर ए और बी एलिमेंट हैं, तो ए और बी के बीच रिलेशन है, जिस रिलेशन से ये सेट एक दूसरे से इमेज बना रहे हैं उसे बोलते हैं हम फंक्शन। रिलेशन ये फंक्शन है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम आपको 3 एग्जाम्पल देते हैं, F1 F2 और F3। F1 में 1 2 3 है, बी में इमेज ए और बी है,
तो इनका 1 का ए के साथ और 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का बी के साथ रिलेशन है। तो ये फंक्शन है। F1 फंक्शन क्यों है और F2 फंक्शन क्यों नहीं है, इस बारे में आपको बताते हैं कि एलिमेंट के सभी की इमेज सेट बी के एलिमेंट से होनी चाहिए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में उपस्थित किसी भी दो एलिमेंट से नहीं होनी चाहिए। जैसे सेट ए के 1 है और बी में ए है, बी है, तो ए के 1 की जो इमेज है वो ए पर भी है और बी पर भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आप सेट ए के अंदर उपस्थित दो एलिमेंट की इमेज सेट बी में हो सकती है, लेकिन सेट बी में दो एलिमेंटों की सेट ए से अलग अलग इमेज नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो ए और बी के बीच रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर उपस्थित 1 की इमेज है वो ए और बी दोनों पर आ रही है। तो ए सेट बी जिस रिलेशन से बंधे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन है आपको अच्छे से पता हो गई, और किस प्रकार से पहचानते हैं कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी के दो एलिमेंट की इमेज सेट ए से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेट ए के 2 एलिमेंट की इमेज सेट बी के साथ हो सकती है। 1 और 2 ए और 3 की इमेज बी है। मान लीजिए आपके यहाँ -1 और +1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए के अंदर प्रेजेंट 2 एलिमेंट की या 2 से अधिक एलिमेंट की इमेज बी में हो सकती है, लेकिन ए के अंदर उपस्थित एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिल सकती आपके लिए, जैसे F2 में हुआ है। F3 फंक्शन है लेकिन F2 फंक्शन नहीं है। कंडीशन क्या होती है इसकी, मान लीजिए सेट ए का कोई भी अवयव खाली ना हो। फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज सेट बी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा का सेट वी के अंदर 2 या 2 से अधिक अवयव ए के किसी एक भी अवयव से संबंध ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सेट वी के अंदर 2 अवयव हैं, ये किसी एक ही एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, आपकी इमेज बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। डोमेन क्या होता है, एफ ए कॉमा बी में एक फंक्शन है, तो समझ ए को एफ का क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यदि अब ये फंक्शन हो गया, मतलब आपका फलन हो गया, तो इसके अंदर जो उपस्थित एलिमेंट ऑफ ए हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। लिखा है कि एक्स का वह वैल्यू जो एफ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, परिभाषित करती है, डेफिनेट तो कहलाता है, फलन का डोमेन कहलाता है। जैसे F1 के अंदर एक ही एलिमेंट है 1 2 3, तो F1 का डोमेन होगा, क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। रेंज क्या होती है, सारे आउटपुट या परिणाम का संग्रह रेंज कहलाता है। जो आपका फंक्शन के साथ आउटपुट निकल के आता है, ए से बी में इमेज बन के आती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है। सेट बी का अवयव जिसका पूर्व इमेज मतलब रिवर्स इमेज, इनवर्स जो इमेज होती है सेट ए में हो, तो फलन का क्या कहलाता है, वो रेंज कहलाता है। जैसे F1 के अंदर 1 और 2 और 3 की इमेज क्या बन के आ रही, ए कॉमा बी बन के आई, तो ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। F1 का कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। तो कोडोमेन है वो डोमेन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जानकारी है। अगर आप ग्राफ निकाल सकते हैं तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के पैरेलल यदि आप कोई किसी कर्व को एक से अधिक जगह पर काटे तो वह फलन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो y अक्ष के पैरेलल क्या कर रहा है, ये एक ही बार तो उसको काट रहा है, 2 बार नहीं काट रहा है, तो क्या ये फंक्शन है। अब मान लीजिए आपका दिया x इक्वल टू 4ay, तो इस प्रकार से फंक्शन ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये क्या कर रहा है, ये y अक्ष के पैरेलल इसको 2 बार काट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इफ f का डोमेन D1 है, g का डोमेन D2 है, देन fx प्लस gx का डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। fx माने gx का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। fx इंटू gx का डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होगा। fx अपॉन gx का जो डोमेन होगा
वो D1 इंटरसेक्शन D2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, x क्या, जहाँ पर gx 0, जहाँ पर डिनोमीटर 0 होगा उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, D1 इंटरसेक्शन D2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।